नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है बीरप्पन की, उस बीरप्पन की जिसे दक्षिण भारत का मानसिंह कहा गया, उस बीरप्पन की जिसने कितनी बार सरकारों को झुकाया, 100 करोड़ छोड़ दीजिए, 1000 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। ये बीरप्पन था। और जमाना देखिए, अभी 1994-95 की बात चल रही है, तब इसने 1000 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। तो ये बीरप्पन, और आज बीरप्पन की श्रृंखला में हम 14वीं कहानी कह रहे हैं। बीरप्पन का एपिसोड, मतलब बीरप्पन की सीरीज एपिसोड नंबर 305 से शुरू हुई है और आज हम एपिसोड नंबर 318 में हैं। तो देखिए, बहुत फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं। एपिसोड नंबर 317 में आपने जाना है कि बीरप्पन ने गेडासल गांव में घुसकर बदला लिया। जो मुख्य मुखबिर था एसटीएफ का, जदेन तो नहीं मिला, लेकिन 5 को उसने गोलियां मारी, गरासे से काटा। पर दैवी कृपा थी, इनमें से भी एक व्यक्ति रामन बच गया। गांव के गुस्साए लोगों ने भगवान के मंदिर में ताला लगा दिया। इसके बाद एसटीएफ वालों ने गिद्दासल गांव में हथियारबंद पोस्ट की स्थापना की, अंडरकवर जासूसी का काम शुरू किया और इस बीच कई ठिकानों पर एसटीएफ और बीरप्पन के गैंग में सीधे तौर पर बीरप्पन से नहीं मुठभेड़ें चलती रही, जिसमें तमिलनाडु एसटीएफ के भी कुछ जवान शहीद हुए। देखिए, आपको हमने 1995 की एक कहानी भी पिछले एपिसोड में सुना दी थी, बदला की। लेकिन आज कहानी नवंबर 1994 के मध्य की, मतलब 15 तारीख के बाद की शुरुआत की है और इसके बाद जो अंतिम चरम जाता है वो दिसंबर 1994 की है, 3 दिसंबर की। तो देखिए, हुआ ये कि इस बीच अर्जुनन, बीरप्पन का छोटा भाई, जो सेकेंड इन कमांड था और बीरप्पन बहुत प्यार करता था। बीरप्पन की बहन ने किस स्थिति में खुदकुशी की थी यह भी आपको पता है। तो ये जो अर्जुनन साथ में रह रहा था, इसके पैर में, जांघ में गिल्टी हो गई थी, घाव हो गया था। और घाव ऐसा, गिल्टी ऐसी जिसका कोई इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। वह परेशान रहता, न चल सकता था न फिर सकता था, और कष्ट इतना कि वह चीखता था, चिल्लाता था। तो बीरप्पन के लिए दोहरी समस्या थी। एक समस्या अर्जुनन का बीमार होना और दूसरी समस्या जिस तरीके से वह करा रहा है दर्द से। याद कीजिए, शुरुआत में बीरप्पन ने अपनी नवजात बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि वह रो न दे और रोने से एसटीएफ को कैंप का असली ठिकाना न मालूम हो जाए। तो अर्जुनन से बिछड़ नहीं सकता था बीरप्पन। अब यह सोचना शुरू किया बीरप्पन ने कि अर्जुनन का इलाज कैसे हो। कैंप में जो वैद्य थे या फिर जो दूसरे संपर्क थे, वे कह रहे थे अर्जुनन का इलाज यहां नहीं हो सकता है, अर्जुनन का इलाज अस्पताल में ही होगा। तभी एक दिन दर्द से कराहते हुए अर्जुनन ने कहा, अन्ना, देखिए अन्ना दक्षिण भारत में बड़े भाई को कहा जाता है, मतलब बीरप्पन को कहा जा रहा है कि अब मैं नहीं सह सकता, कुछ तो करो। बीरप्पन ने सुना, हुंकार भरी, कुछ करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि करें तो कैसे। तब तक बीरप्पन का गैंग छोटा हो गया था और बीरप्पन का जो गैंग छोटा हुआ था, जितने साथी इस वक्त साथ में थे, वे सभी नीलगिरी के पूर्वी इलाके में भवानी सागर डैम के पास रह रहे थे। एसटीएफ के मुखबिर भी यहाँ वहाँ बिल्कुल बिखरे पड़े हुए थे, इसलिए परेशानी ज़्यादा थी। तो बीरप्पन ने सोचा कि जब तक हम एसटीएफ को जाल में नहीं फांसेंगे तब तक अर्जुनन का इलाज नहीं हो सकता है। तो जब उसने भाई को कराहते हुए देखा, सुना, तो उसने एक योजना तैयार की। और बीरप्पन के पास अब एक नई तकनीक, अब यह प्रशिक्षण उसे किसने दिया था कि टेप रिकॉर्डर में मैसेज टेप करो और फिर वह ऑडियो संदेश बाहर भिजवाओ।
तो आप जान ही रहे हैं पिछले कई एपिसोड से कि जो वीरप्पन के खिलाफ अभियान चल रहा है उसके एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं संजय अरोरा, जो आईपीएस हैं, जिन्होंने एसटीएफ तब ज्वाइन किया था जब एसटीएफ का निर्माण हुआ। इसके पहले वे मुख्यमंत्री जयललिता की सिक्योरिटी में थे। तो संजय अरोरा वीरप्पन के लिए इन दिनों सबसे बड़ा काल बने हुए थे, साथ में मोहन नवाज इंस्पेक्टर और अशोक कुमार। तो वीरप्पन ने सोचा कि जैसे हमने पहले आईएफएस डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पी श्रीनिवास को फांसा था सरेंडर के बहाने, वैसे ही संजय अरोरा को फांस लेते हैं। और संजय अरोरा क्या था कि इस वक्त तक जो हेडक्वार्टर था एसटीएफ का इस इलाके में, उसे मित्तूर से लेकर डैम के पास ही आ गए थे। तो संजय अरोरा को एक ऑडियो संदेश भेजा गया। किसने लाया, कैसे लाया, लेकिन संजय अरोरा तक पहुंचा, छोड़ गया। तो उसमें संजय अरोरा के नाम वीरप्पन का संदेश था। वीरप्पन बोलता हुआ दिखाई पड़ा कि संजय अरोरा के बारे में वह कह रहा है कि तुम तो अच्छे आदमी हो, तुम नॉर्थ इंडिया के हो, तुम्हारा जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ है, तो फिर साउथ इंडिया के लफड़े में क्यों फंसे हो, यहां से तुम्हारा क्या नाता है, और अपने जन्म स्थान पर काम करो, इधर से तुम दूर चले जाओ। तो वीरप्पन ने इसके साथ ही इस ऑडियो संदेश में यह भी संदेशा भिजवाया संजय अरोरा को कि देखो, हम तुम्हें 25 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, चाहे तुम्हारी मर्जी, तुम बाद में इसे पीएम फंड में दे देना, प्रधानमंत्री के फंड में। लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि हम तुम पर इतना भरोसा करते हैं कि तुम यदि अकेले मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारे सामने समर्पण कर देंगे। तो जैसे ही संजय अरोरा ने यह ऑडियो मैसेज सुना, वो हतप्रभ हुए, आश्चर्यचकित हुए। उन्हें लग तो गया कि जाल बुना जा रहा है मुझे फांसने को। एसटीएफ के हेडक्वार्टर में और जितने जो सीनियर्स थे उन्होंने सभी ने सुना और महसूस किया कि देखिए, हो न हो, कारण चाहे कुछ भी हो, अब तक यह पता नहीं है कि वीरप्पन का भाई अर्जुनन इस तरीके से परेशान है, इस तरीके से बीमार है कि उसका इलाज शहर के अस्पताल में जोरी है। लेकिन एसटीएफ ने माना कि वीरप्पन ने एक नई चाल गढ़ी है, एक नए हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए एसटीएफ के सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। पर संजय अरोरा ने सोचा कि यदि वीरप्पन अपनी चाल में फंसा सकता है तो इसी बहाने पूरी तैयारी के साथ हम उसे अपनी चाल में क्यों नहीं फंसाते हैं। जब वह मुझसे अकेले मिलने को तैयार है, सरेंडर करने की बात बता रहा है, तो हम चलें, सावधानी बरतें। तो यह सोचते हुए संजय अरोरा ने, बहादुर हैं, संजय अरोरा ने रजामंदी भेज दी, मंजूरी भेज दी कि हां, मैं अकेले वीरप्पन से मिलने आऊंगा, वह मेरे सामने सरेंडर करे। तो तारीख तय हो गई, स्थान तय हो गया। तो जिस दिन तारीख तय थी, स्थान तय था, संजय अरोरा का प्लान भी तय था। उन्हें पता था कि अकेले जाएंगे तो क्या होगा। तो संजय अरोरा ने क्या किया कि मिलने के दिन अपने 4 साथियों को साथ रखा और चारों एसटीएफ के सबसे जोशीले प्राधिकारी, अशोक कुमार आप सुन चुके हैं, मोहन नवाज जिससे इन दिनों सबसे ज्यादा डर रहा था वीरप्पन, बाला सुब्रमण्यन और करुप्पु स्वामी, और इसके साथ संजय अरोरा ने एक बुलेट प्रूफ जोंगा गाड़ी ली। तो इसी गाड़ी से सवार होकर वहां गए, उस दिशा में गए जहां वीरप्पन के आदमी को उसे लेने आना था, मतलब संजय अरोरा को साथ लेकर जाना था। तो वीरप्पन का जो आदमी संजय अरोरा को लेने आ रहा था, उस व्यक्ति का नाम था सेल्वराज। तो सेल्वराज मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहा था। उसने दूर से ही ये बुलेट प्रूफ जोंगा गाड़ी देखी, संजय अरोरा के साथ एसटीएफ के 4 और अधिकारियों को देखा। जैसे ही नजर पड़ी सेल्वराज की संजय अरोरा पर और इस गाड़ी पर, वह फुल स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल को वापस घुमाता है और भागने लगता है। वह समझ गया
कि एसटीएफ वालों ने अपनी चाल चल दी है और आज की चाल में वीरप्पन फंसने वाला है। तो जंगल से वह जैसे निकला था वैसे ही पूरी स्पीड में जंगल की ओर भागा और चिल्लाया, वीरप्पन भागो, एसटीएफ वाले आ गए हैं, भागो भागो, मीटिंग नहीं होगी आज की। तो इसका परिणाम यह निकला कि यह गाड़ी बुलेट प्रूफ जोंगा गाड़ी, और जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसमें बहुत स्पीड नहीं होती है। तो मोटरसाइकिल जंगल के भीतर, वीरप्पन जंगल के भीतर, सभी भाग गए, वीरप्पन से मुलाकात नहीं हो पाई। तो वीरप्पन भी सुरक्षित रहा और इधर संजय अरोरा भी सुरक्षित रहे। लेकिन वीरप्पन की चिंता तो अभी खत्म नहीं हुई है। वीरप्पन की चिंता यह है कि अर्जुनन जो मरा जा रहा है भाई, उसका इलाज कैसे हो। वह लगातार छटपटा रहा है। तो वीरप्पन परेशान, कोई रास्ता निकालना चाहता है। शहर में इलाज कराने जाना है। तो वीरप्पन इस फैसले पर पहुंचता है कि हमें अर्जुनन का इलाज कराने को संजय अरोरा का प्लान तो फेल हो गया, किसी न किसी बड़े आदमी का अपहरण करना होगा, किडनैप करना होगा। और इसके दो फायदे होंगे। जब तक किडनैप व्यक्ति मेरे पास रहेगा तब तक अर्जुनन का बाल बांका भी नहीं बिगड़ेगा, इलाज भी ये सरकार के लोग ही कराएंगे, और फिर जो आदमी अपहृत मेरे पास होगा उसके बदले में हम फिरौती की बड़ी राशि भी वसूल करेंगे। तो वीरप्पन सोच रहा कि ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जिसे हम किडनैप करें। गिरोह पूरा बैठा हुआ है और बंधक पर विचार चल रहा है। तभी वीरप्पन के एक सहयोगी ने, जो काफी विश्वस्त है, उसने एक नाम लिया और यह नाम था चिदंबर नाथन का। ये जो चिदंबर नाथन थे ये डीएसपी लेवल के पुलिस पदाधिकारी थे और अभी जहां वीरप्पन छुपा हुआ था उसी के आसपास मैदानी इलाके में या कह लें कि अर्ध पहाड़ी इलाके में ये चिदंबर नाथन का एक फार्म हाउस था जहां ये बार बार आते जाते थे। तो वीरप्पन को वीरप्पन के सहयोगी ने बताया कि चिदंबर नाथन के बारे में गांव के लोगों ने बताया था और सूचना यह भी है कि वह आज आने वाला है या आया हुआ है। तो ये तारीख है 3 दिसंबर 1994, 1994। तो वीरप्पन सोचता है चलो काम हो गया। डीएसपी को यदि हम किडनैप कर लेंगे तो देश भर में बवाल हो जाएगा। पहले तो कुछ नहीं बोलेंगे और उसके बाद हम अपनी शर्तें रखेंगे। जब हमारी शर्तें रखी जाएगी तो सरकार मजबूर होगी कि मेरे भाई अर्जुनन का सही से इलाज हो और फिर उसे वापस सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए। तो 3 दिसंबर 1994 को देखिए, ये चिदंबर नाथन जिनका फार्म हाउस है, इनके बारे में खबर यह है कि जो एसटीएफ के जो डीएसपी हैं अशोक कुमार, जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही बहादुर, वे इन्हें मना करते थे कि आप बिना स्कॉट के इधर मत आया कीजिए, इधर वीरप्पन का डेरा है। लेकिन ये मानते नहीं थे। खैर, तो उस शाम को 3 दिसंबर 1994 की शाम को वीरप्पन के दस्ते ने रेड किया फार्म हाउस पर और चिदंबर नाथन डीएसपी किडनैप कर लिए गए। सिर्फ चिदंबर नाथन की ही किडनैपिंग नहीं हुई, उनके भाई को भी अगवा किया गया जो हेड कांस्टेबल था, उनके साले को भी अगवा किया गया जो हाई स्कूल में टीचर थे। तो अब वीरप्पन के पास 3 बंधक और इसमें एक डीएसपी लेवल का अधिकारी। समझ सकते हैं बवाल हो गया। अखबारों ने गदर काट दिया कि अब ये क्या, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन सरकार को अगले 6 दिनों तक यह बात समझ में ही नहीं आई कि चिदंबर नाथन का अपहरण कर वीरप्पन क्या हासिल करना चाहता है, क्योंकि वीरप्पन की ओर से इन 6 दिनों में कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया, न ही चिदंबर नाथन के परिवार से संपर्क स्थापित किया गया, न ही कोई फिरौती मांगी गई। तो परेशानी की उद्देश्य क्या है। लेकिन 6 दिनों के बाद या कह लें 6ठे दिन एक फिर से ऑडियो मैसेज तैयार हुआ, मतलब टैप किया हुआ मैसेज, और इसे कोयंबटूर, जिला कोयंबटूर ही है जहां यह सब हुआ, वहां के डिप्टी कमिश्नर मतलब डीएम को यह ऑडियो कैसेट भेजा गया। इस ऑडियो कैसेट में वीरप्पन की आवाज बंद थी
और वीरप्पन ने इस ऑडियो कैसेट में कहा, जिसे डिप्टी कमिश्नर ने सुना, डीएम ने सुना, आईएएस होते हैं, कि देखिए तीनों मेरे कब्जे में हैं, मतलब चिदंबरनाथन, भाई और साला, तीनों सुरक्षित हैं। अभी उन्हें हमने नहीं मारा है और मारने का इरादा भी नहीं है, लेकिन बगैर समझौता, बगैर संधि, बगैर सौदा ये तीनों छूटेंगे नहीं। यदि सरकार ने कुछ गड़बड़ी की तो ये तीनों मारे जाएंगे। अब सरकार तो बिल्कुल बैकफुट पर आ गई। यदि कोई सूचना भी आ रही थी तो चिदंबरनाथन की जान की परवाह दिखती कि इधर यदि हमने वीरप्पन के किसी कैंप पर हमला बोला या वीरप्पन के किसी आदमी को छेड़ा तो उधर चिदंबरनाथन की लाश मिल सकती थी। इसके पहले जो आपको हमने बताया ही कि पी श्रीनिवास, आईएफएस, डीसीएफ, उनकी हत्या से और श्रीनिवास की हत्या करने के बाद तो उनकी मुंडी से फुटबॉल खेला करता था वीरप्पन। तो सरकार बिल्कुल बैकफुट पर। तो वीरप्पन ने यह भी संदेशा भेजा कि हम अपनी ओर से वार्ता के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और आप अपनी ओर से वार्ता के लिए व्यक्ति नियुक्त कीजिए, तब आगे की वार्ता होगी और छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है यह तय होगा। तो वीरप्पन ने अपनी ओर से जिस व्यक्ति को अपना एम्बेसडर बनाया या मीडिएटर बनाया, उसका नाम था बेबी वीरप्पन। अब आप समझ सकते हैं कि बेबी वीरप्पन यदि नाम है तो वह सचमुच वीरप्पन का कितना करीबी होगा। तो यह वीरप्पन का नजदीकी रिश्तेदार था। कुछ साल पहले ही इसने वीरप्पन के गैंग को ज्वाइन किया था, लेकिन बहुत तेजी से इसने तरक्की पा ली थी और वीरप्पन का भरोसेमंद हो गया था। बहुत लंबे बाल लगता, भड़कीला हाव भाव था और इसे देखने के बाद आप यह समझ सकते थे, अनुभव कर सकते थे कि यह 1960 के एरा का चंबल का कोई डाकू है। तो बेबी वीरप्पन को वीरप्पन ने नियुक्त किया वार्ता के लिए। बेबी वीरप्पन के बारे में वीरप्पन का ख्याल इतना तक था कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, बड़ी बेटी, और शादी के लायक हो जाएगी तो उसकी शादी भी बेबी वीरप्पन से करा देंगे। तो जब यह ऑडियो मैसेज मिला डीएम को तो उनके भी होश उड़ गए, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। अब वीरप्पन के लोग जिन्हें पहले पकड़ने के बाद मारा जाता या जेल भेजा जाता, उन्हें अब दामाद की तरह रखा जाना है, खातिरदारी की जानी है। तो डीएम ने, कोयम्बटूर के डीएम ने संजय अरोड़ा से संपर्क साधा। संजय अरोड़ा ने एसटीएफ में बातचीत की और फिर यह तय हुआ कि वीरप्पन के दूत से बातचीत की जाएगी, क्योंकि चिदंबरनाथन की सकुशल रिहाई सरकार की प्राथमिकता है। हम बाकी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो वीरप्पन ने तो अपना आदमी तय कर लिया था, अब सरकार की ओर से आदमी को तय किया जाना था। तो एसटीएफ और डीएम के बीच बातचीत में यह तय हुआ। एसटीएफ के ही एक प्राधिकारी, जिनका जिक्र वीरप्पन की कहानी में हम बार बार ले रहे हैं, करुप्पु स्वामी, जिन्हें वीरप्पन मामले का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है, वे एसटीएफ के प्राधिकारी के रूप में नहीं, बिल्कुल फिट थे शरीर से और सलामत थे। तो करुप्पु स्वामी एसटीएफ के प्राधिकारी की जगह रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन जाएंगे, राजस्व निरीक्षक, और करुप्पु स्वामी ही वीरप्पन के दूत बेबी वीरप्पन से बातचीत करेंगे। तो ये संदेश आना जाना शुरू हो गया। अब बिल्कुल बात तय हो गई कि किस दिन बातचीत होगी। तो देखिए, बातचीत की तारीख के दिन ये जो करुप्पु स्वामी है, सरकार के दूत, वे लिंगापुरम के जंगल के पास पहुंचते हैं जहां बेबी वीरप्पन को आना है। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब तो इंतजार ही करना है। इतनी लाचारी है, इतनी बेबसी है। तो इंतजार करते करते बेबी वीरप्पन जंगल से निकलता है। उसके हाथ में 303 राइफल है और उसके साथ एक दूसरा सहयोगी भी है। जंगल से वह ऐसे बाहर आता है जैसे हीरो की तरह, हाथ हिलाता हुआ, मानो किसी टैक्सी को रोके जाने का इशारा कर रहा हो। खैर, अब तो यह दामाद है, इसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। ये जो करुप्पा स्वामी है, उसे अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में बिठाकर
बिल्कुल मान सम्मान के साथ ले जाते हैं इंस्पेक्शन बंगला में, मतलब आईबी में। आईबी में पहुंचने के बाद ये जो बेबी वीरप्पन है, जब भीतर प्रवेश करता है तो वह अपने साथ जो दूसरा व्यक्ति है उसे कहता है, पूरा आईबी खंगाल डालो, यहां हमारे अलावा और तो कोई नहीं है, किसी जाल में तो फंसाने की कोशिश हमें नहीं की जा रही है। खैर कोई नहीं मिलता है। तो अब बातचीत शुरू होती है करुप्पुस्वामी और बेबी वीरप्पन के बीच में। करुप्पुस्वामी जो हैं तो एसटीएफ के, लेकिन रेवेन्यू इंस्पेक्टर बने हुए हैं। तो इस बातचीत में ये जो बेबी वीरप्पन है अब एक और नया कैसेट देता है जो लेकर आया है। देखिए ये फैशन सीख लिया वीरप्पन ने। अब इस कैसेट में जो कुछ है वह हैरत की बात है और सरकार को शर्म करने की बात है। वीरप्पन कहता है, मेरा भाई अर्जुनन बीमार है, अब उसका इलाज आप कराइए। इलाज की जिम्मेवारी आपकी, सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी। यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो आपके डीएसपी आपको नहीं मिलेंगे। तो सरकार को इस बात पर राजी होना पड़ता है, वह अर्जुनन जिसने क्या क्या नहीं किया, कितनी हत्याएं की, सेकंड इन कमांड। अब उस अर्जुनन का इलाज सरकार बिल्कुल अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत में कराएगी। और जब अर्जुनन इलाज कराने के बाद जंगल में लौटेगा तभी डीएसपी साहब की रिहाई होगी। मतलब अब इलाज में भी तेजी लाई जानी है और कोई चूक नहीं होना है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अर्जुनन की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपको संभाले रहना होगा। यदि सुरक्षा में कोई चूक हुई तो फिर डीएसपी साहब नहीं रहेंगे। ये तीनों के तीनों जो हमारे कब्जे में है वो मारे जाएंगे। और इसके साथ वीरप्पन ने ऑडियो मैसेज में कहा कि सब कुछ ठीक है, आप पहले इलाज कराओ, सुरक्षित वापस भेजो, लेकिन 1000 करोड़ रुपए की फिरौती वीरप्पन को चाहिए डीएसपी साहब की रिहाई के बदले। अब तो सरकार के होश ही उड़ गए। लेकिन लाचार और बेबस सरकार, झुकी हुई सरकार ने तय किया कि पहले इनकी 2 शर्तों को मंजूर करो। तो 2 शर्तें जो मंजूर हुई कि अर्जुनन का सरकार इलाज कराएगी, वापस सुरक्षित जंगल तक पहुंचाएगी। तो यह तय हो गया। तीसरे पर बाद में बात की जाएगी। अब करुप्पुस्वामी जो इतने दिनों से अर्जुनन और वीरप्पन को मारने के लिए तलाश रहे थे, वो फिर से लिंगापुरम जंगल की ओर गए। वीरप्पन तो अब बिल्कुल निश्चिंत है, हमें कौन छेड़ेगा, जो छेड़ेगा वह डीएसपी की लाश पहले पाएगा। तो लिंगापुरम के जंगल से अर्जुनन निकलता है और करुप्पुस्वामी फिर से दामाद की तरह उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और अस्पताल लेकर आते हैं। अस्पताल में उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन अभी तमाशा बहुत होना है। आगे क्या क्या होता है वह और हैरत अंगेज है, रोंगटे खड़े करने वाला है। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि आप कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का यदि पता है आपको तो जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे, रिसर्च टीम को भी कहेंगे। आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे रात 9 बजे और बताएंगे अर्जुनन का इलाज कैसे हुआ, फिर आगे और क्या क्या हो गया और उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या निकले। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।